नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आज का न्यूज़ आपने देखा होगा, ट्विटर के सीईओ, भूतपूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का जो एक कमेंट है भारत के बारे में, जो किसान आंदोलन के टाइम पे जो पोस्ट हटाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ट्विटर को बोला गया था, और उसका चर्चा करते हुए उन्होंने भारत पे एक डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह से कमेंट किया, तो उसके बारे में जो कमेंट उन्होंने किया और जो उनके एक तरह से बात करने का तरीका था, वो एक इस तरह का था कि जैसे भारत में लोकतंत्र नहीं है या वो किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है। इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करी गई, जो भारत की छवि को खराब करने की एक तरह से कोशिश है। हम अब जानते ये जैक डॉर्सी के बारे में। 2020 से 22 ये 3 साल उनका कार्यकाल रहा एज ए सीईओ, और वो ट्विटर के को फाउंडर भी है। 2018 में उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया था, जिसमें खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इसका ट्विटर के कामकाज पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जैक डॉर्सी के और ख़ास करके भारत में जो उनके काम हैं उसके बारे में, और ट्विटर का कि असल में ये हुआ क्या है। आपको याद होगा कि जब ये किसान का आंदोलन चल रहा था, उस किसान के आंदोलन में ट्विटर जो है पूरी तरह से खुद ऐसा लग रहा था कि पूरा इंटरेस्ट ले रहा था। देखिए, जब किसी भी कंपनी को कोई अगर चला रहा होता है, तो वो किसी दूसरे देश की किसी भी तरह के आंदोलन को किस तरह से सपोर्ट करता है, वो एक देखने का विषय हो जाता है। जैक डॉर्सी ने, आपको याद होगा, सीईओ रहते हुए किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था, पहली बात। दूसरा, किसान आंदोलन के समर्थन में जो सिंगर रिहाना ने और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किए थे, उसको लाइक किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट के ट्वीट को भी उन्होंने लाइक किया था। उन्होंने ट्विटर में हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्टर्स वाले इमोजी के आइडिया को भी लाइक किया था। तो इससे एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि इस तरह का अगर कोई भी आंदोलन चल रहा है और कोई विदेशी कंपनी किस तरह से इस आंदोलन को और बढ़ाने का काम कर रही थी और आग में घी डालने का काम कर रही थी, और एक तरह से देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी। कोई विदेशी कंपनी अगर किसी दूसरे देश के एक तरह से इस तरह के आंदोलन में अगर इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट लेती है, तो कहीं ना कहीं उस पर शक बनता है। अब इसमें हम आते हैं कि इससे एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा था कि उनका कुछ ना कुछ तो एजेंडा था। अब आते हैं, ये जो जिस तरह से बात कर रहे हैं और इसमें ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेस है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका एक तरह से कहीं ना कहीं एक लिमिट किया जा रहा है और उसको रोकने की कोशिश करी जा रही है। अब हम इसमें भी समझते हैं कि ट्विटर ने क्या क्या किया है। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, और ये इन्हीं के टाइम में हुआ है, जो जैक डॉर्सी के टाइम में ही हुआ है। आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर को अनवेरीफाइड कर दिया गया था उसी दौरान। आपको याद होगा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अकाउंट से डीपी को हटा दिया गया था। संबित पात्रा के अकाउंट को मैनिपुलेटेड फ्लैग कर दिया गया था, और इसके साथ साथ राहुल गांधी के अकाउंट को भी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो ट्विटर और जो जैक डॉर्सी अपने आप को स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता के सबसे बड़े अपने आप को जो हिमायती बताते, ये उनके कारनामे थे कि एक विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया, देश के गृह मंत्री के अकाउंट के डीपी को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद जो सूचना प्रसारण मंत्री जो रविशंकर प्रसाद थे, कानून मंत्री उस समय थे,
उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इवन जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे, उनके भी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो अपने आप को बताते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े हिमायती है, असल में ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका ये दोगला चरित्र है, जो मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया। आपको इनकी टीम के बारे में, जब ये इनका आपको याद है कि जब एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया, खरीद लिया, तो एलन मस्क ने ही ट्विटर फाइल्स के नाम से एक रिपोर्ट प्रसारित करी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ट्विटर की इसके पहले वाली टीम क्या कर रही थी और ट्विटर का में किस तरह से काम हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने खुल के बताया ट्विटर फाइल्स के नाम से। अब उन्होंने बताया था, उन्होंने याद करिए, जब ट्विटर को खरीदा तो सबसे पहले ये सीईओ थे रियाना अग्रवाल, उसको हटाया, और जो लीगल और पॉलिसी मेकर थी उसको उसको हटाया, विजया गड्डे नाम था। उन पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और उन पे ये गंभीर आरोप लगाया गया कि ये लोग क्या करते थे, ये उन पोस्ट को जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, उस पोस्ट की रीच को कम कर देते थे, और वो इंश्योर करते थे कि ये पोस्ट ज़्यादा वो ना हो, और ये भी पूरा इंश्योर करते थे कि ये पोस्ट कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक नहीं पहुँचे। जो ट्रेंड करने का ये पूरा इंश्योर करते थे कि ये पोस्ट ट्रेंड ना करे, और ये जो पोस्ट इनकी विचारधारा से मेल खाती थी, उस पोस्ट को वो ट्रेंड करवाते थे। तो ये इनकी टीम का कारनामा था। आपको याद रखना चाहिए कि ये क्या करते थे, इनकी टीम एक पॉलिसी बना रखी थी, विजिबिलिटी फिल्टरिंग, और इसके नाम पे ये वो करते थे कि इनको जो पोस्ट नहीं पसंद आती थी या जो इनकी विचारधारा से मिल नहीं खाती थी, उस पोस्ट को ट्रेंड नहीं होने देते थे, उसकी रीच को कम कर देते थे, और जो इनकी विचारधारा से मेल खाती थी उसको वो ट्रेंड होने देते थे। ये इनके कारनामे थे। इन्होंने आज जो आरोप लगाया कि इनको पोस्ट हटाने के लिए कहा गया, असल में आप 2021 से 22 के दौरान 349 पोस्ट हटाने के लिए इनके पास रिक्वेस्ट आए। वो केवल इंडिया से नहीं आए, सबसे ज़्यादा जापान से आया था 20%, जापान से आया था 20%, रसिया से 18%, साउथ कोरिया से 12%, टर्की से 9%, इंडिया से 8%, इवन पाकिस्तान से 7% आया था। लेकिन इन्होंने, और ये किस बेस पे आया था, इन पे जो लीगल केसेस थे, क्राइम के रिलेटेड ये सारे पोस्ट थे, और ये फेक न्यूज़ थे, इसको हटाने के लिए पोस्ट आया। लेकिन ट्विटर ने अपनी मनमानी करी और ये सारे देशों का जो नाम लिया, उसके बाद सबको इन्होंने इग्नोर किया और केवल 17 पोस्ट हटाई थी 349 में से। इसमें कई सारे पोस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हटाने के लिए कहा था, वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि और वो क्यों हटाना जरूरी था। आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन के टाइम 26 जनवरी 2021 में, जब आपको याद होगा ट्रैक्टर से लाल किले पे जिस तरह से एक तरह से पूरा भगदड़ मचाया गया, लाल किले के ऊपर से झंडे को हटाया गया और एक ऐसा कियोस्क बनाया गया, तो उसमें आपको याद होगा कि एक ट्रैक्टर चलाने वाला जो ट्रैक्टर चलाकर किसान जा रहा था और वो ट्रैक्टर ही पलट के और वो खुद उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ एक वीडियो डाला गया कि इसको गोली मारी गई है, पुलिस के द्वारा गोली मारी गई है। तो उससे क्या है, देश में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। तो उस वीडियो और उस पोस्ट को हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, जो ट्विटर ने हटाया नहीं था। आपको याद है, लोनी में उसी दौरान सेम समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और उसका पोस्ट एक और वीडियो बनाकर ये डाला गया कि ये अलग अलग समुदाय के बीच झगड़ा है और एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, और गवर्नमेंट ने उसको भी हटाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया था। आपको याद होगा, ट्विटर ने जो अपना लाइव किया था 2021 और 22 के दौरान, 2021 में, तो उसमें उन्होंने लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था, भारत का नक्शा गलत दिखाया था।
इसके खिलाफ भी भारत सरकार ने उनको नोटिस भेजा था और सही नक्शा दिखाने के लिए कहा था। उस समय भी इन्होंने बात नहीं मानी थी। मतलब भारत के खिलाफ ये सारा जो काम है कर रहे थे और भारत के कानूनों को मानने से साफ साफ इनकार कर रहे थे। तो ऐसे में कोई भी देश इस तरह की विदेशी कंपनियों की मनमानी को क्या बर्दाश्त करना चाहिए था? और जब इस तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ तो लास्ट में इनको खुद ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने काम में अपने प्रोपेगेंडा को शामिल करके बैठे थे। एलन मस्क ने जब इसको अधिग्रहण किया उसी समय ये ट्विटर फाइल्स में के नाम से इन्होंने सारा बताया। उसी दौरान उन्होंने बताया कि जब ये जो विजय गड्ढे है इन्हीं के कहने पे, और वो साफ साफ उन्होंने बोला कि विजय गड्ढे एक खास राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित थी और उसको सपोर्ट करती थी, और इसी के क्रम में भारत में वो कई ऐसी पार्टियों का समर्थन करती है। आप समझ गए होंगे कि ये पार्टियां कौन कौन सी है, और सेम टाइम ये अमेरिका में भी ऐसी पार्टियों का समर्थन करती थी। इसी के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्हीं के कहने पे उनका भी अकाउंट सस्पेंड किया गया था। और इसमें उन्होंने ये बताया कि जो बाइडन जब ये उस समय जो इलेक्शन चल रहा था, तो जो बाइडन के खिलाफ जो न्यूज़ थे उसको रोका गया था और उसको प्रसारित नहीं होने दिया गया था, और एक तरह से ये कैंपेन वहाँ चलाया गया था। इस तरह से एंटी डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से माहौल क्रिएट किया गया वहाँ इस तरह से करके, और जो बाइडन के पक्ष में पूरा माहौल बनाया गया, और उसका इलेक्शन पे उसका प्रभाव भी पड़ा और जो बाइडन इलेक्शन जीत गए। मतलब ये जो कंपनियां हैं इतना ज़्यादा एक तरह से चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जिस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह के जो कंपनियां हैं ये चाहती है कि अपनी मनमर्जी करे और अपने हिसाब से दूसरे देश में जाकर वो काम करे और उस जगह के कानून को माने नहीं और पालन नहीं करे। और अगर उनको ऐसा करना से आप रोकोगे तो ये फिर एक ग्लोबल प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू करते हैं और आपके खिलाफ इस तरह से बात करके ये चीज़ों को फैलाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं, जबकि मैंने आपको पूरा आपको ये 2-3 साल का एक जो मेन जो क्रक्स था मैंने वो आपको बताया कि ये इस दौरान इनके टाइम में क्या हुआ था, और ये बाहर आकर अभी ज्ञान दे रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े हिमायती हैं। असल में इन्होंने क्या किया, एक तरह से ये अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और वो पूरी तरह से असंतुष्ट है, तो वो ऐसे लोगों का भी साथ देने से हिचकते नहीं है। वो चाहे देश के खिलाफ हो या देश का एक तरह से इससे नुकसान हो, लेकिन वो किसी का भी साथ देने से रुक नहीं सकते। जॉर्ज सोरोस को याद कीजिए कि कुछ दिन पहले ही जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत के लिए खास करके एक अलग फंड का उन्होंने व्यवस्था किया और वो पूरा पैसा खर्च करेंगे। तो आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़े लोग आएंगे और इस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और इन गलत बातों को इस तरह से चाशनी में परोस के बोलेंगे कि जैसे लगेगा कि वो कितने सही बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग भी उनके जो ये जो कारनामे हैं, उनके काले चिट्ठे हैं, वो ज़रूर एक्सपोज करेंगे और आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। और ये हिपोक्रेट हैं, ये इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। ये एक किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ एक प्रोपोगेंडा का पार्ट है। ऐसे समय में जब आपको पता है कि 19 जून को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, जहां एक स्टेट डिनर में उनको इनवाइट किया गया है, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है और किसी देश के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है। उसको एक तरह से धूमिल करने की कोशिश हो रही है। और ये जैक डर्सी केवल अकेले इसके पार्ट नहीं है। पिछला जो राहुल गांधी का जो अमेरिका में जो भारत के खिलाफ एक तरह से जो भाषण चल रहा था, ये भी उसका एक सीरियल पार्ट है, ये पार्ट 2 है। और ये एक कोशिश है कि जो इनका अमेरिका जो विजिट है वो उसके पहले किसी तरह से उसको डिरेल किया जाए और देश को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। और वो इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जैसे लोकतंत्र खत्म हो गया,
संविधान खत्म हो गया और ये बाहर जाकर अपना इस तरह का प्रपंच रचते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे, आप समझदार हैं, आपको पता है, आप पिछले 2-3 साल के घटनाक्रम को देखेंगे और आने वाले 1 साल को आप देखेंगे, आप सब समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के और बहुत सारे प्रोपेगेंडा होंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश पहले है और देश के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।